अगर एक ऐसे स्टॉक की बात की जाए जिसका मार्केट कैप करीब 6,600 करोड़ है, प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल स्ट्रांग है और कंपनी पर डेट लगभग जीरो है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? बाय, होल्ड या इग्नोर? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसका एक कंप्लीट डीप डाइव एनालिसिस करने वाले हैं। बिल्कुल डेटा ड्रिवन, नो हाइप, नो एक्स्ट्रा नॉइस। बस आखिर तक बने रहिए क्योंकि एंड में इन्हीं नंबर्स के बेसिस पर एक क्लियर वर्डिक्ट निकल कर आएगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, वो है इसके ये ब्लाइंड स्टेटिस्टिक्स। एक ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैप 6,630 करोड़ है, जो कि एक डिसेंट साइज है। डेट सिर्फ 3 करोड़ के आसपास, मतलब प्रैक्टिकली ये एक डेट फ्री कंपनी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के बावजूद क्या इसका ये करंट प्राइस टैग जस्टिफाइड है? देखिए, मार्केट ऐसी डेट फ्री प्रॉफिटेबल कंपनीज को प्रीमियम देना पसंद करता है, पर हमें यह देखना होगा कि कहीं ये प्रीमियम ओवर वैल्यूएशन तो नहीं बन गया है। और ये मिस्टीरियस कंपनी है सारेगामा इंडिया लिमिटेड, इंडिया का सबसे पुराना म्यूजिक लेबल, जो अब सच कहूं तो एक मैसिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी पावर हाउस बन चुका है। बस इमेजिन कीजिए, इनके पास ढेर सारे क्लासिक एवरग्रीन गानों का वो कलेक्शन है जिनकी डिमांड कभी खत्म ही नहीं होती। आज हम इनके कोर फंडामेंटल्स को कंप्लीटली डिकोड करेंगे और समझेंगे कि क्या ये सच में एक हिडन वेल्थ क्रिएटर बन सकती है। आज के इस एनालिसिस का लॉजिकल फ्लो बड़ा सिंपल होगा। सबसे पहले सेक्टर और बिजनेस मॉडल समझेंगे, फिर मैनेजमेंट एनालिसिस, उसके बाद फाइनेंशियल हेल्थ, वैल्यूएशन और आखिर में द फाइनल वर्डिंग। तो पहले हिस्से पर आते हैं, सेक्टर और बिजनेस मॉडल। सारेगामा एक ऐसे हाई मार्जिन स्पेस में ऑपरेट करता है जहां एंटरटेनमेंट और डिजिटल आईपी सेक्टर के एंट्री बैरियर्स मॉडरेट से हाई होते हैं। यहां गेम चेंजर क्या है? ऑपरेटिंग लेवरेज। देखिए, जब एक बार कंटेंट बन जाता है तो उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करने की कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, और लिटरली यही इनका सबसे बड़ा मोट है। अब इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे क्रूशियल पॉइंट है इनका बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। पहले इनका हैवी फोकस फिजिकल ऑडियो डिवाइसेस पर था, जैसे कारवां। अब उसमें मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट्स इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन अब उन्होंने इंटेंशनली इस बिजनेस को एक एसेट लाइट मॉडल में शिफ्ट कर दिया है। इनका पूरा फोकस अब हाई मार्जिन डिजिटल म्यूजिक लाइसेंसिंग, आर्टिस्ट मैनेजमेंट और पॉकेट एसेस के थ्रू डिजिटल कंटेंट पर है। ये जो शिफ्ट है ना, इसने मार्जिन्स को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। और ये डेटा पॉइंट इनके नए रेवेन्यू मॉडल को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। सारेगामा के पास 1,80,000 से ज्यादा सॉन्ग्स का कॉपीराइट है। अब सोचिए, आज के डिजिटल जमाने में चाहे स्पॉटिफाई हो, यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम रील्स, हर स्ट्रीम उनके लिए रेवेन्यू जनरेट करता है, और वो भी लगभग जीरो एडिशनल कॉस्ट के साथ। इसी ग्लोबल B2B डिस्ट्रीब्यूशन और लाइसेंसिंग की वजह से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी OPM एक एक्सीलेंट 31.6% पर खड़ा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मैनेजमेंट एनालिसिस। देखिए, किसी भी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए ट्रस्ट और स्किन इन द गेम दोनों सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। और यहां शेयर होल्डिंग डेटा हमें एक बहुत क्लियर पिक्चर देता है। प्रोमोटर होल्डिंग करीब 7.5% है, जो कि बहुत हाई कॉन्फिडेंस इंडिकेट करता है, राइट? जब मैनेजमेंट के पास खुद कंपनी का इतना बड़ा हिस्सा हो तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाते हैं। साथ ही FIIs और DIs का भी कंबाइंड 19% से ज्यादा स्टेक है, जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट दिखाता है। लेकिन सिर्फ अच्छी होल्डिंग होना काफी नहीं होता। एक और डेटा पॉइंट है जो यहां बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, और वो है प्लेज्ड शेयर्स का नंबर। सारेगामा के केस में प्लेज्ड शेयर्स प्योरली 0% हैं। जीरो। देखिए, जीरो प्लेज्ड शेयर्स होना आजकल के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उतना ही रेयर और रिफ्रेशिंग है जितना पीक मार्स में खाली सड़क मिलना। इसका क्लियर मतलब है कि मैनेजमेंट पर कोई एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं है। ये एक कंप्लीटली स्टेबल, ट्रस्टवर्दी और क्लीन मैनेजमेंट की पहचान है। तीसरा हिस्सा, फाइनेंशियल हेल्थ। चलिए अब प्रॉफिटेबिलिटी स्कोरकार्ड देखते हैं और इन कोर नंबर्स को थोड़ा आसान भाषा में ब्रेक करते हैं। इन कोर मैट्रिक्स पर एक नजर डालिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE 17.2% है, जो कि डिसेंट है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स 31.6% के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अर्निंग पर शेयर यानी EPS लगभग ₹9.95 है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा मॉडरेट साइड पर है, अराउंड 12.5%। तो समरी यह है कि प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, मार्जिन्स एक्सीलेंट हैं, पर हाँ, ROE थोड़ा और बेहतर जरूर हो सकता था। अब आते हैं इनकी लिक्विडिटी पोजीशन पर। डेट सिर्फ 3.08 करोड़ है, जबकि इनके पास कैश और इक्विवेलेंट्स 403 करोड़ के हैं। मतलब डेट का तो कोई टेंशन ही नहीं है।
और यहाँ एक सबसे बड़ा और क्रूशियल सिग्नल छुपा है। इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो इनके नेट प्रॉफिट से ज़्यादा है। कैश फ्लो टू नेट प्रॉफिट रेशियो 1.73 है। और याद रखिए, जब कैश फ्लो प्रॉफिट से बेटर हो तो उसका सीधा मतलब होता है कि अर्निंग्स की क्वालिटी एकदम असली और सॉलिड है। प्रॉफिट सिर्फ पेपर पर नहीं दिख रहा, कैश एक्चुअली में बैंक अकाउंट में आ रहा है। चौथे हिस्से पर चलते हैं, वैल्यूएशन और टेक्निकल्स, यानी द प्राइस टैग। रियलिटी चेक करने का वक्त आ गया है। अगर हम प्राइस टू अर्निंग्स यानी पीई रेशियो की बात करें तो स्टॉक का पीई 34.3 है। ये अपने इंडस्ट्री एवरेज 36.3 से थोड़ा सा नीचे है। इसका मतलब है कि कमाई के मुकाबले इनका प्राइस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से थोड़ा बेहतर है। पहली नज़र में ये आपको न्यूट्रल या शायद मार्जिनली अट्रैक्टिव लग सकता है, जैसे कि स्टॉक ब्रॉडली फैली वैल्यूड हो। पर रुकिए, यहाँ एक डेंजर सिग्नल भी है, पीईजी रेशियो। इनका प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो 4.38 पर खड़ा है। नॉर्मली एक से कम पीईजी रेशियो को सस्ता माना जाता है। 4.38 का पीईजी और लगभग 4 का प्राइस टू बुक रेशियो क्लियर इंडिकेट करता है कि अपनी ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ये स्टॉक करंटली काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है। ये किसी भी एंगल से चीप बिल्कुल नहीं है। क्वालिटी का प्रीमियम इस प्राइस में ऑलरेडी फुली प्राइस्ड इन लग रहा है। साथ ही एक क्विक टेक्निकल व्यू भी चेक कर लेते हैं। करंट प्राइस 344 रुपए है, जबकि इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज लगभग 391 के आसपास है। स्टॉक अपने 200 डीएमए के काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। यह क्लियरली दिखाता है कि शॉर्ट टर्म में ट्रेंड वीक है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म होराइजन वाले इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ऐसे डिप्स शायद एक एक्यूमुलेशन जोन क्रिएट कर सकते हैं। और अब आखिरी हिस्सा, द फाइनल वर्डिक्ट। चलिए अब इन सारे डेटा पॉइंट्स को कंबाइन करते हैं और बिना किसी इमोशनल बायस के एक क्लियर ऑब्जेक्टिव वर्डिक्ट तैयार करते हैं। बैलेंस शीट बिल्कुल क्लियर है। पॉजिटिव्स की बात करें तो एक्सीलेंट हाई मार्जिन्स, एक प्रैक्टिकली डेट फ्री कंपनी, स्ट्रॉन्ग जेन्युइन कैश फ्लो और बहुत ही हाई प्रमोटर कॉन्फिडेंस। लेकिन हम नेगेटिव्स को इग्नोर नहीं कर सकते। पीजी रेशियो बहुत हाई है, रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ एवरेज है और ब्रॉडली देखा जाए तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव साइड पर है। तो इस प्योर एनालिसिस के बेसिस पर फाइनल कॉल क्या बनता है? देखिए, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, उसके लिए इसे होल्ड करना और मेजर डिप्स पर एक्यूमुलेट करना एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि इनका कोर बिजनेस मोड काफ़ी स्ट्रांग है। फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा वेट करना बेहतर होगा, बेटर वैल्यूएशन या टेक्निकल ब्रेकआउट के आने तक। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, उनके लिए जब तक ट्रेंड टेक्निकली रिवर्स नहीं होता, इसको अवॉइड करना ही ज़्यादा सेफ अप्रोच है। हमेशा याद रखिए, मार्केट में पैसा नॉलेज से बनता है, इमोशंस या हाइप से नहीं। डेटा हमेशा सच बोलता है, बस हमें उसको ठीक से पढ़ना आना चाहिए। उम्मीद है इस क्लियर और डेटा ड्रिवन एनालिसिस से इस स्टॉक की तस्वीर बिल्कुल साफ हुई होगी। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि अगला फंडामेंटल ब्रेकडाउन किस कंपनी का होना चाहिए। लेकिन जाने से पहले एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या पुराने गानों की ये नॉस्टैल्जिया एक ऐसा मोट जो आने वाले 50 सालों तक ऐसे ही प्रॉफिट्स देता रहेगा, या फिर वक्त के साथ म्यूजिक टेस्ट बदलने से ये आईपी वीक पड़ जाएगी? इस बारे में सोचिए ज़रूर। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।